हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स उपलब्ध होगा, लाइव टेस्टिंग क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिलेगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आपको फायदा अनलिमिटेड एक्सेस, लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, को डाउनलोड करेंगे। तो ये सुविधा पाने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। हिंदी मीडियम का हाईएस्ट नंबर 2018 में 436 प्रदीप नाम का स्टूडेंट, वो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। मैं आपको, यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर मृणाल पटेल, रोमन सैनी, दीपांशु, प्रकाश कुमार, आयुष सांघी, आशीष मलिक से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये लोग इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर हैं जिससे आपको सिलेक्शन में सहायता मिलेगी। इस पर बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। इस पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस की जो भी फीस हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। कारण यह है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है आइकॉनिक में, जो प्लस में नहीं है। फीस जो भी हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% का मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर यदि आप यहां निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हम बात करते हैं टॉपिक की। हमेशा ध्यान दो, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था फिजिकल डेफिसिट की बात की थी। राजकोषीय घाटे की बात हम लोग कर चुके थे। फिजिकल डेफिसिट की बात हो चुकी थी। हमेशा ध्यान देने इस बात को। मैं ये पढ़ा चुका हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बजटिंग डेफिसिट क्या है और फिजिकल डेफिसिट क्या है। जब राजकोषीय घाटे की बात चल रही थी तुमने ये कहा था, हमेशा ध्यान दो इस बात को, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय हम घाटा, हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें। मैंने कहा था कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये विचार दिया था सुखमय, चक्रवर्ती समिति ने यह विचार दिया था और इसे लागू किया था पहली बार वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया। मनमोहन सिंह 1991-92 में 1992 में वित्त मंत्री थे जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। प्रश्न ये उठा
कि जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करने लगे, फिजिकल डेफिसिट की जब बात करने लगे, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो राजकोषीय घाटा है सरकार की संपूर्ण देयताएं होती है। सरकार की संपूर्ण जो देयता होती, लायबिलिटी, हमेशा सरकार की जो टोटल लायबिलिटी है उसे कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। सामान्य अर्थ में कहा जाए सरकार की कुल उधारियां, सरकार की कुल जो उधारियां हैं, हमेशा ध्यान दो, सरकार की जो टोटल बोरोइंग है वही लायबिलिटी है, वही लायबिलिटी है। अब देखो आप, ये राजकोषीय घाटे की बात चल रही थी, सुखमय चक्रवर्ती हम समिति की बात करें, सरकार की जो टोटल लायबिलिटी है उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। टोटल लायबिलिटी को राजकोषीय घाटे में, कारण यह है कि राजस्व घाटा या बजटी घाटा घाटे को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी जो डेफिसिट को सही तरीके से प्रेजेंट करे। तो डेफिसिट को, घाटे को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आया। यह विचार दिया था सुखमय चक्रवर्ती कमेटी ने, मनमोहन सिंह ने पहली बार लागू किया, और यह सरकार की टोटल जो लायबिलिटी है उसे किया गया। हमेशा ध्यान दो, यदि हम सरकार की कुल उधारियों की बात करें, हमेशा ध्यान दो, सरकार की यदि कुल उधारियों की बात की जाए, कुल उधारियों की यदि बात की जाए तो हमेशा ध्यान दो, एक तो बाजार लोन, मार्केट लोन की बात करते हैं हम लोग। हम बाजार ऋण की बात करें, हम मार्केट लोन की बात करें, मार्केट लोन की बात करें, मतलब सरकार जो बाजार से उधार लेती है उसे मार्केट लोन कहा जाता है, और मार्केट लोन में सरकार जनता से उधार लेती है, सरकार बैंक से उधार लेती है, और सरकार उधार लेती है वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था से उधार लेती है। वित्तीय संस्था जैसे जीआईसी, एलआईसी, इससे जो सरकार उधार लेती है मार्केट लोन। हमेशा पहली बात, अब देखो आप मार्केट लोन की बात करें, दूसरी बात नॉन मार्केट लोन कहते हैं इसे। गैर बाजार ऋण कहते हैं इसे। जैसे हम पब्लिक अकाउंट्स की बात करते हैं, हम लोक खाता की बात करते हैं, हमेशा ये जो पब्लिक अकाउंट्स है, हम लोक खाता की बात करें, जैसे पब्लिक अकाउंट्स की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, सरकार केवल संरक्षक की भूमिका निभाती है। तीसरी देखा जाए आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग की बात करें हम लोग, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक हम बारोइंग की बात करें,
सरकारी ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम की बात करें हम लोग, हमेशा जान दो, अगली चीज देखा जाए WMA की बकाया राशि, ये होता क्या है? WMA की बकाया राशि अंत में अल्प बचत का वह भाग न जाए। हमेशा ध्यान इस बात को, ये सरकार के कुल उधारियां हैं। यूपीएससी क्या करेगा, इन्हीं में से एक प्रश्न पूछ देगा और हम गलत कर देंगे। सोचो आप, यदि यहां से प्रश्न आपके गलत होते हैं तो ब्लेंडर मिस्टेक करोगे आप और कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसलिए ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे प्रश्न समझ में आ जाएगा। मेरा यह कहना है कि यहां से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमेशा आप बात करें मार्केट लोन, नॉन मार्केट लोन, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग, WMA की बकाया राशि, अल्प बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए, ये होता क्या है? हम कहते क्या है इसे? देखो आप, यदि हम बात करें मार्केट लोन, तो मैंने क्या कहा, ये जो मार्केट लोन है बाजार ऋण की बात करें, हमने बाजार ऋण में कहा जनता, हमने कहा बैंक, और तीसरी बात मैंने कहा वित्तीय संस्था। ध्यान से सुनो इस बात को, हमने जनता की बात की। सरकार जनता सुधार लेती है, और जनता सुधार लेने का तरीका क्या है? बॉन्ड, वो बॉन्ड भरवाती है। बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड में कई तरह के बॉन्ड होते हैं, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक नया बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड। तो जब सरकार जनता सुधार लेती है तो सरकार बॉन्ड भर देती है। सरकार जनता को बॉन्ड देती है, बॉन्ड। इसमें एक शब्द है जीरो कूपन बॉन्ड होता है, जीरो। हमेशा ध्यान दो, ये जीरो जो कूपन बॉन्ड होता है, जीरो, शून्य कूपन बॉन्ड कहते हैं इसे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें। जब मार्केट लोन की बात करते हैं, और जब सरकार मार्केट से उधार लेती है, जब सरकार मार्केट से उधार लेती है तो उसे मार्केट लोन कहा जाता है। अब मार्केट में तीन चीज हैं, जनता, बैंक और वित्तीय संस्था। तो मार्केट लोन का अर्थ है बैंक से लिया गया उधार, जनता से लिया गया उधार, और वित्तीय संस्था से उधार लिया गया उधार। वित्तीय संस्था मैंने क्या कहा? LIC है और GIC है, यह मार्केट लोन है। अब सोचो, जनता सुधार लेने का तरीका क्या है? कि सरकार जनता को बॉन्ड देती है। जैसे मैंने ये कहा, ये सरकार है, होता क्या है? ये जनता है। ध्यान देना इस बात को, सरकार क्या करती है? इनको बॉन्ड बेचती है, और बदले में जनता इनको पैसे देती है सरकार को। तो बॉन्ड कहते किसे हैं? बॉन्ड एक ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिन पर ब्याज दर फिक्स होता है। इसका मतलब यह है कि हम जब भी बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड का मतलब होता है ऐसी प्रतिभूति जिस पर ब्याज दर निश्चित होता है, फिक्स होता है। मतलब फिक्स होता है, हम उसे कहते हैं बॉन्ड।
हमेशा। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रतिभूतियां जिस पर ब्याज दर फिक्स हो, जिस पर ब्याज दर फिक्स हो, उसे बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड प्रतिभूति ही होती है, बॉन्ड प्रतिभूति होती है, पर यदि उस पर ब्याज दर फिक्स होता है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। अब सरकार जब जनता से उधार लेने का तरीका क्या है सरकार के पास? सरकार जब जनता से उधार लेती है तो जनता को बॉन्ड देती है। बॉन्ड एक प्रतिभूति देती है जिसमें ब्याज दर फिक्स होता है, और बदले में जनता सरकार को पैसा देती है। मान लिया जाए कि एक बॉन्ड की कीमत, एक बॉन्ड है, बॉन्ड की कीमत 100 रुपया है मान लो, तो सरकार क्या करेगी? जनता को एक बॉन्ड बेचेगी और बदले में सरकार को 100 रुपया मिल जाएगा। पर ये जो बॉन्ड है, इसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, आगे मैं बताऊंगा। परिपक्वता अवधि होती है, फिक्स होता है वो। ये बॉन्ड है, ये 100 रुपए। अब इनको एक बॉन्ड बेचा तो जनता इनको 100 रुपए दे देगी सरकार को, और जो 100 रुपए देगी सरकार उस पर ब्याज चुकाती है जनता को, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है जिस पर ब्याज दर फिक्स हो। मान लिया जाए बॉन्ड पर 10% फिक्स है और एक बॉन्ड की कीमत 100 रुपया है, तो सरकार ने जनता को एक बॉन्ड बेचा और जनता ने इनको 100 रुपया दिया, तो एक साल में अतिरिक्त 10 रुपया क्या होगा? सरकार को मिल जाएगा। हमेशा ध्यान दो, ये हम सरकार की बात करें, बॉन्ड। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो हमारा बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है इस पर ब्याज दर फिक्स होता है। इस बॉन्ड के साथ एक शब्द है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है? जैसे हम ये बात करें जीरो, हम कूपन बॉन्ड की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जिस पर ब्याज दर जीरो होता है, ऐसे बॉन्ड जिस पर ब्याज दर शून्य होता है। हमेशा ध्यान दो, हम उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब ऐसे बॉन्ड जिस पर ब्याज दर शून्य होता है, जिस पर ब्याज दर शून्य होता है, हम उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। हमेशा ध्यान दो, तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ब्याज दर शून्य होता है। तो प्रश्न ये उठा कि जब ब्याज दर शून्य होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे? तो होता क्या है, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है उस पर अंकित मूल्य होता है। मान लिया जाए अंकित मूल्य 10 रुपया है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में सरकार क्या करती है? अंकित मूल्य से कम पर बेचती है। पता ही चला एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर 10 रुपया अंकित है, और सरकार यदि बॉन्ड आम जनता को बेचेगी तो अंकित मूल्य से कम पर बेचती है। पता चला कि ये जनता है और ये बॉन्ड जनता के पास चला गया, तो अंकित मूल्य से कम पर सरकार जनता को बेचेगी। मान लिया जाए वो 8 रुपये बेच रही है, 8 रुपया बेच रही है, ध्यान दो। लेकिन एक निश्चित समय के बाद जब जनता उस बॉन्ड को सरकार को वापस करेगी तो सरकार अंकित मूल्य चुका देगी। मतलब 8 रुपये में खरीदा, एक निश्चित समय के बाद जब मैच्योर हो जाएगा और जब जनता दोबारा बॉन्ड को सरकार को देगी तो सरकार जनता को 10 रुपये चुकाएगी। तो सोचो, तो जो 10 रुपया माइनस 8, ये जो 2 रुपया आया, यही जनता को लाभ मिलता है। इसी कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो मैंने बॉन्ड कहा है जिस पर ब्याज दर फिक्स हो, उसे बॉन्ड कहा जाता है। और जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिस पर ब्याज दर शून्य हो, जिस पर ब्याज दर फिक्स हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स हो, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। लेकिन जब ब्याज दर शून्य हो तो उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जब ब्याज दर शून्य होगा तो कोई क्यों खरीदेगा? उसकी जरूरत ही क्या है? एक समस्या उत्पन्न होगी
तो होता क्या है, सरकार क्या करती है, जो बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड, उस पर अंकित मूल्य होता है। मान लिया जाए 10 रुपया अंकित है, तो सरकार क्या करेगी, अंकित मूल्य से कम पर बेचेगी जनता को, वो 8 रुपए में बेचेगी। लेकिन जब एक निर्धारित समय के बाद जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, तो अंकित मूल्य पर सरकार जनता से खरीद लेती है। बेची 8 रुपए में, खरीदेगी 10 रुपए में, तो दोनों का जो अंतर हो गया 2 रुपया, वही प्रॉफिट के रूप में जनता को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है, जब सरकार मार्केट से लोन लेती है और जब जनता से लोन लेती है, तो या तो जनता को बॉन्ड देती है या तो जीरो कूपन बॉन्ड देती है। वो हमेशा जो बैंक से उधार लेती है, तो बैंक से भी या तो शेयर बेचेगी या तो जिस भी रूप में उधार ले बैंक से। लोग खाते की बात करें, जिससे ब्याज देना उसको फिक्स है, हमेशा ध्यान इस बात को। दूसरी चीज देखा जाए, मैं बताना चाहता हूं, देखो आप, मैंने ये कहा आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक, हम बारोइंग की बात करें, जैसे मैंने कहा आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग की बात करें हम लोग, हमेशा आरबीआई सपोर्ट जो पब्लिक बारोइंग है, मतलब सरकारी ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम। आरबीआई का हम इसे कहते हैं आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। सरकारी ऋण में आरबीआई का सहायता कार्यक्रम चलता है, आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। इसमें होता क्या है, मान लिया जाए ये सरकार है, ध्यान दो, और सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल जो कॉस्ट है वो 100 करोड़ रुपया है। ये जो कॉस्ट है, लागत है, 100 करोड़ रुपया है। अब सरकार को 100 रुपए जुटाने हैं, हमेशा अब सरकार को 100 रुपए जुटाने हैं, तो सरकार क्या करेगी, शेयर बेचेगी, शेयर बेचेगी और पैसे जुटाएगी। वो शेयर शायद या तो बैंक को बेचेगी या तो जनता को बेचेगी या तो वित्तीय संस्थाओं को, कोई भी उसका खरीदार हो सकता है। मान लिया जाए सरकार ने 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर बेच दिया, जब बेचा तो सरकार के पास 50 करोड़ रुपए आया, और चाहिए कितना, 100 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने क्या किया, 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर बेचना चाहती है, पर दुर्भाग्य से केवल 50,000 शेयर बिके। हमेशा वो बेचना चाहती 1 लाख शेयर, पर दुर्भाग्य से कितना बिका, हमेशा दुर्भाग्य से केवल 50,000 शेयर बिक रहे हैं। दुर्भाग्य से ये 50,000 शेयर बिक रहा है। 50,000, जब केवल 50,000 शेयर बिका तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, केवल 50 करोड़ रुपया, और चाहिए कितना, 100 करोड़ रुपया। अभी भी 50 करोड़ रुपया कम हो रहा है। अब सरकार जाएगी आरबीआई के पास और आरबीआई से कहती है कि देखो भाई, मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, 1 लाख शेयर बेच रहा था, केवल 50,000 शेयर ही बिक पाया, केवल 50 करोड़ रुपया मेरे पास जुट पाया है, मुझे तो 100 करोड़ रुपया चाहिए। अब तो आरबीआई कहती है ठीक है, लाओ मैं खरीद लेता हूं। तो आरबीआई करती क्या है, शेयर को खरीद लेती है। हमेशा ध्यान दो, अब आरबीआई शेयर को खरीद लेगी, शेयर को खरीद करके आरबीआई सरकार को 50 करोड़ रुपए देगी। ध्यान दो,
आरबीआई शेयर को खरीदेगी और बदले में सरकार को क्या करेगी, 50 करोड़ रुपए देगी। वो जब 50 करोड़ रुपए आरबीआई सरकार को देती है, सपोर्ट करती है, उसे ही कहा जाता है आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक बारोइंग। हमेशा वह सरकार के राजकोषीय घाटे में शामिल होगा। ये आरबीआई सपोर्ट टू पब्लिक हम बारोइंग की बात करें। तीसरी चीज डब्ल्यू अर्थोपाय अग्रिम की बात करें। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे तीसरा जो शब्द है WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसको कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। आखिर अर्थोपाय अग्रिम होता क्या है, हम किसे कहते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखो आप, जब वेज मीन्स एडवांसेस की अर्थोपाय अग्रिम की बात करें, यह कॉन्सेप्ट आया 1 अप्रैल 1997 को, या 1 अप्रैल 1997 से लागू हुआ। यह 1 अप्रैल 1997 से लागू हुआ। यह एडहॉक ट्रेजरी बिल के स्थान पर लाया गया। इसे एडहॉक हमेशा ध्यान दो, देखो जो वेज मीन्स एडवांसेस है अर्थोपाय अग्रिम, यह 1 अप्रैल 1997 से लागू हुआ और इसे एडहॉक ट्रेजरी बिल के स्थान पर लाया गया। पहली चीज, यह वित्त का स्थायी स्रोत नहीं है, यह वित्त का नहीं है, इसलिए इसे बजट एस्टिमेट में शामिल नहीं किया जाता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, WMAs, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। यहां से यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है तो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट करता है। प्रश्नों को देखो आप ध्यान से। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, यह कॉन्सेप्ट आया 1 अप्रैल 1997 से लागू हुआ और इसे एडहॉक ट्रेजरी बिल के स्थान पर लाया गया। अब देखो, यह वित्त का स्थायी स्रोत नहीं है, इसलिए इसे बजट एस्टिमेट में शामिल नहीं किया जाता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें हम लोग, इसे कभी भी बजट एस्टिमेट में शामिल नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
अब एक प्रश्न उठा, जैसे सबसे बड़ी चीज वेज मीन्स एडवांसेस, ये काम कैसे करता है? अब इसको समझो, ये काम कैसे करता है वेज मीन्स एडवांसेस। हां, इसको देखो अब ध्यान से, ये कैसे काम करता है और किस रूप में काम करता है। यदि मैं बात करूं तो ध्यान देने इस बात को, मान लिया जाए ये आरबीआई है, देखो, और ये सरकार है। ये कैसे काम करता है? आरबीआई सरकार दोनों के बीच एक समझौता होता है। सरकार को चाहिए 20,000 करोड़ रुपया, मान लिया जाए सरकार को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए सरकार को। अच्छी बात है, लेकिन समस्या क्या है? अब सरकार जाएगी आरबीआई के पास और आरबीआई से कहेगी, देखो भाई आरबीआई, मुझे आप 20,000 करोड़ रुपए दे दो। आप मांगेगी। अब आरबीआई क्या करेगी कि सरकार के नाम एक अकाउंट खोल देगी और उस अकाउंट में क्या करेगी, 20,000 करोड़ रुपए डाल देगी। ध्यान दो, सरकार को क्या अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सरकार जाएगी आरबीआई के पास और आरबीआई से ये कहेगी कि देखो भाई, मुझे 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब सोचो, आप जब इसकी बात करेगी तो आरबीआई कहेगा ठीक है सरकार से, मैं आपको 20,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब आरबीआई क्या करेगी, सरकार के नाम एक अकाउंट खोल देगी और उस अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए आरबीआई जमा कर देगी। पॉइंट क्लियर? अब सोचो, लेकिन आरबीआई ब्याज वसूलेगी, तो ब्याज का दर क्या होगा? तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट, इसको जब पैसे देती है आरबीआई तो सरकार इसको ब्याज चुकाती है रेपो रेट पर। हमेशा ध्यान दो, ये जो सरकार है, जब आरबीआई सरकार को 20,000 करोड़ रुपए देती है तो सरकार क्या करती है, रेपो रेट पर ब्याज चुकाती है। क्लियर? अब ब्याज चुक गया। अब समस्या देखो, पता ही चला दोनों में समझौता हो गया, ये ब्याज चुकाती रहेगी और इसको पैसा मिलता रहेगा सरकार को। लेकिन अचानक सरकार को क्या हुआ कि 22,000 करोड़ रुपए चाहिए। तब आरबीआई कहती है कि आप जो 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, इसका क्या होगा? आप फिर बात कितनी हुई थी, 20,000 करोड़ रुपए में, आप मांग कितना रहे हो, 22,000 करोड़, 2,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हो। तो आप जो 2,000 एक्स्ट्रा मांगते हो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट कहा जाता है उसे। अब पता ही चला, अब आरबीआई को यह लगेगा कि सरकार तो मनमाना खर्च कर रही है, मनमाना खर्च कर रही है। तो आरबीआई क्या करेगी, सरकार के मनमानेपन खर्च को रोकने के लिए एक रूल बनाती है आरबीआई। और रूल क्या है? आरबीआई कहती है सरकार से कि देखो भाई, आप
ठीक है 20,000 करोड़ रुपया मैंने दिया, मैं रेपो रेट पे ब्याज ले लूंगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट की जो स्थिति हुई 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो, अब 22,000 मांग रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, रेपो रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा में ब्याज लूंगा आपसे। मान लिया जाए कि रेपो रेट है मान लो 5%, तो आरबीआई क्या कहेगी कि 20,000 करोड़ रुपए पर मैं 5% ब्याज लूंगा। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा 2,000 मांगोगे तो अतिरिक्त 2,000 करोड़ पर मैं 5% प्लस 2%, अर्थात मैं 7% ब्याज लूंगा। बस हमेशा ध्यान दो। अब आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है अब तो मुझे चाहिए 7% ब्याज, इस 2,000 अतिरिक्त जो आपने पैसा लिया है। अब जब अतिरिक्त ब्याज जब आरबीआई वसूलती है तो सरकार की कोशिश होती है खर्च कम से कम हो। इसे यह कहा जाता है वेज मींस एडवांसेस, सरकार के अनियंत्रित खर्च को रोकने के लिए। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा कि आखिर यह भी तो उधारियां हैं और सरकार की कुल उधारियां फिस्कल डिफिसिट का हिस्सा है। तो सरकार कहती है आरबीआई से हाथ जोड़ के कि देखो भाई आरबीआई महोदय, एक काम करना कि इसे आप मेरे घाटे में शामिल मत करना। आप सोचो, तो आरबीआई कहती है ठीक है मैं इसको घाटे में शामिल नहीं करूंगा। जब आरबीआई इस 20,000 करोड़ रुपए को जब घाटे में शामिल नहीं करती है तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि नहीं होती है हमेशा ना। लेकिन फिर एक डर है, आरबीआई टाइम देती है और कहती है आरबीआई कि 1 साल के अंदर यह पैसा मुझे वापस कर देना आप। अब सोचो, सरकार ने कहा ठीक है वापस कर दूंगा, पर यदि सरकार ने पैसा वापस नहीं किया तो आरबीआई क्या करती है, उस पूरे पैसे को सरकार के डेफिसिट में दिखा देती है। आज जो आरबीआई उसे डेफिसिट में दिखाती है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लिया जाए कि सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए ले लिए, आरबीआई से ले लिए और 1 वर्ष का समय दिया आरबीआई ने कि चलो भाई 1 वर्ष तक मैं आपके डेफिसिट में, घाटे में से नहीं दिखाऊंगा। मान लिया आरबीआई ने, पर मैं ब्याज लूंगा। ब्याज क्या होगा, रेपो रेट पर ब्याज लूंगा। यह क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन यदि 1 साल के अंदर पैसा वापस कर दिया, तो यदि आपने पैसा वापस नहीं किया तो डब्ल्यूएमए की बकाया राशि, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के अंदर केवल 15,000 करोड़ रुपया आपने वापस किया, तो बाकी कितना हो गया, 5,000 करोड़ रुपया। तो जो अतिरिक्त बकाया राशि है, आरबीआई कहती है जो पैसा आपने वापस नहीं किया उस पैसे को अगले साल मैं आपके राजकोषीय घाटे में दिखा दूंगा। इससे क्या होगा, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अब प्रश्न ये है कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर इतना टेंशन क्यों है, अब सारा माथापच्ची क्यों चल रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है। बात क्रेडिट का है, बात साख की है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको इस तरह लेके चलो। मान लो मेरे ऊपर उधारियां बहुत ज्यादा हैं, मेरे ऊपर उधारियां बहुत ज्यादा है, तो मेरी क्रेडिट खराब हो जाएगी। मैं कहीं भी जाऊंगा उधार मांगने, कोई उधार नहीं देगा। और क्यों देगा उधार, क्योंकि सबको डर है कि ऑलरेडी इसके ऊपर करोड़ों का उधार है, ये मेरा पैसा वापस नहीं करेगा। कोई मुझे उधार क्यों देगा, क्योंकि मेरी क्रेडिट खराब हो गई, साख मेरी खराब हो चुकी है। फिजिकल डेफिसिट यही होता है। अब सोचो, आप एक इश्यू ये उठा, अच्छी बात है, डब्ल्यूएमए की हम बात करें। अब एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये उठा कि मान लिया जाए ये डब्ल्यूएमए का कॉन्सेप्ट आया, इसे आरबीआई को क्या लाभ मिलता है, आरबीआई को लाभ मिलता है। सरकार को लाभ मिला कि तत्काल पैसे की आवश्यकता पूरी हो गई, पर आरबीआई को क्या लाभ मिला, आरबीआई को लाभ मिलता है, आरबीआई को यह लाभ है इससे कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसकी स्वायत्तता बनी रहती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति
एक तरफ सरकार के अनावश्यक खर्च पर रोक लगती है और दूसरी तरफ आरबीआई की स्वायत्ता क्या होती है, बनी रहती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, सबसे बड़ी चीज मान लिया जाए कि WMA की बात करें हम लोग, इसका लाभ क्या है? दो लाभ है इसका। एक तो लाभ यह है कि सरकार के अनावश्यक खर्च पर रोक लगती है। और दूसरी बात, नीति की स्वायत्ता बनी रहती है। हमेशा सरकार के अनावश्यक खर्च पर रोक लगती है। और नंबर 2, आरबीआई की मौद्रिक नीति की स्वायत्ता क्या होती है, बनी रहती है। यह प्लस पॉइंट है। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब ध्यान देने इस बात को, थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूं। मैं देखो, आप ये चीज हमारा, अब एक प्रश्न उठा कि स्टेट को भी पैसे की जरूरत होती है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वेज एंड मींस एडवांसेस, पर स्टेट को भी पैसे की जरूरत होती है। स्टेट वेज एंड मींस एडवांसेस की बात करें हम लोग, जैसे स्टेट वेज एंड मींस एडवांसेस, स्टेट वेज एंड मींस एडवांसेस की हम बात करें, ये क्या है? इसके तहत क्या होता है, राज्य आरबीआई से उधार लेते हैं, किंतु जिस दिन उधार लेते हैं उसी दिन से लेते हैं, उसी दिन से होता क्या है, उसी दिन से आरबीआई क्या करती है, स्टेट के डेफिसिट में से ऐड कर देती है। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं स्टेट वेज एंड मींस एडवांसेस कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यदि आरबीआई करती क्या है, मान लिया जाए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई सुधार लेती है, स्टेट भी आरबीआई सुधार लेते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को समय देती है कि 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के अंदर वापस कर दोगे तो आपके डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होगा। यदि 1 वर्ष के अंदर आपने वापस नहीं किया तो आरबीआई
संपूर्ण क्या करती है, उधारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिसिट में जोड़ देती है वो, पर स्टेट गवर्नमेंट को सुविधा नहीं मिलती। जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेते हैं उसी दिन स्टेट के डेफिसिट में वो ऐड हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी कमी है। हमेशा स्टेट एडवांस एडवांसेस की बात करें, लेकिन एक प्रश्न उठा, अनेक ऐसी उधारियां हैं, अनेक ऐसी उधारियां हैं, उधारियां हैं पर उसे उधारियां माना नहीं जाता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं, देखो कैसे। हमने ये कहा अनेक ऐसी उधारियां हैं, अनेक ऐसे दायित्व हैं, किंतु उसे सरकार के राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, अनेक ऐसे दायित्व हैं किंतु उसे सरकार के राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे छोटे से एग्जांपल दो, आयल बॉन्ड। एफसीआई बॉन्ड की बात करें हम लोग, एमएसएस हम बॉन्ड की बात करें, ये सब के सब सरकार की लायबिलिटी है, पर इसे सरकार के फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसे कहते हैं अर्धकोषीय राजकीय व्यवहार। ये का अर्धकोषीय अर्ध राजकोषीय हम व्यवहार कहते हैं, क्वैसी फिजिकल बिहेवियर कहते हैं। अर्ध राजकोषीय व्यवहार, क्वैसी फिजिकल हम बिहेवियर कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। अनेक ऐसे दायित्व हैं किंतु उसे सरकार के फिजिकल डेफिसिट में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कहा आयल बॉन्ड, एफसीआई बॉन्ड, एमएसएस बॉन्ड की बात करें, ये सारे बॉन्ड हैं, इन्हें कहा जाता है क्वैसी फिजिकल हम बिहेवियर की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये जो आयल बॉन्ड है, एफसीआई बॉन्ड है, एमएसएस बॉन्ड है, आयल बॉन्ड होता क्या है और ये अर्ध राजकोषीय व्यवहार में शामिल क्यों किया जाता है? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा आयल बॉन्ड, ध्यान से समझो, कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब सोचो जरा, ये बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? मान लिया जाए बीपीसीएल एक कंपनी है, तेल कंपनी है, एचपीसीएल एक तेल कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी है। ये कंपनियां तेल का आयात करती हैं, तेल का आयात करती हैं। अब ध्यान से सुने इस बात को, ये सब तेल का आयात कर रही थी। हुआ क्या, अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि प्रति मान लिया जाए एक बैरल तेल की कीमत $50 है। एक बैरल पेट्रोल की कीमत $50 है, $50। अब सोचो आप, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती चली गई, पता चला एक बैरल पेट्रोल की कीमत चली गई $100।
अब तेल महंगा होने लगा। तो स्वाभाविक है भारत में भी तेल महंगा बिकना चाहिए, लेकिन नहीं बिका। तेल कंपनियों ने सरकार से कहा हम तेल की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने कहा प्लीज तेल की कीमतें मत बढ़ाना, क्योंकि जो पेट्रोल $50 प्रति बैरल पेट्रोल था, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ के हो गई $100, दूना हो गया। तब तो इंडिया में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए पर लीटर हो जाना चाहिए था, पर तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। सरकार ने इन कंपनियों से कहा कि आप तेल की कीमतें मत बढ़ाओ। अब सोचो परिणाम यह हुआ कि लगातार ये कंपनियां घाटा सहती रही, और जब कंपनियां घाटा सहती रही तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया का घाटा हो गया। हमेशा ध्यान दो, 2.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैं पेट्रोल नहीं बेचूंगा, मुझे पैसा चाहिए सरकार से। अब सरकार पैसा लाए तो कहां से लाए? सरकार बेचारी असमंजस में पड़ गई। पैसा लाए तो कहां से लाए? और सरकार को इन कंपनियों को पैसा देना था। अब सोचो आप समस्या कैसे खड़ी हुई है। जैसे मान लिया ये कंपनियां हैं, ये आरबीआई सरकार है और ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है, व्यवसायिक बैंक है। ये हमेशा ध्यान दो, ये सरकार है, ये आरबीआई है और ये व्यवसायिक बैंक है। इन कंपनियों ने सरकार से कहा मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का उधार हो गया। विश्व बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई और आपने तेल की कीमत बढ़ाने नहीं दी। ये घाटा सहेगा तो कौन सहेगा? आप देखो, ये कंपनियां सरकार के पास जाती हैं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो देगी तो कहां से देगी? आप तुरंत सरकार भग के गई आरबीआई के पास और सरकार ने आरबीआई से कहा कि देखो भाई आरबीआई महोदय, अब मुझे बचा लो। मुझे क्यों बचा लो? क्योंकि ये कंपनियां मुझसे पैसा मांग रही हैं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कहां से दूं? अब समस्या खड़ी हो गई। अब सोचो आरबीआई मौन हो गई। जब मौन हो गई तो फिर क्या हुआ? ये सरकार ने इन कंपनियों से कहा भैया आपको मैं पैसा नहीं दूंगा, पर मैं 2.5 लाख करोड़ का बॉन्ड दे दूंगा। बॉन्ड, ये जो बॉन्ड सरकार ने इन कंपनियों को जारी किया, 2.5 लाख करोड़ का बॉन्ड जारी किया इन तेल कंपनियों को, उसे कहा गया ऑयल बॉन्ड कहा गया। ध्यान दो, सरकार ने इन कंपनियों को 2.5 लाख करोड़ का जो बॉन्ड जारी किया, उस बॉन्ड को कहा गया ऑयल बॉन्ड। अब सोचो इन्होंने जारी कर दिया, इन कंपनियों ने कहा इस बॉन्ड को लेकर क्या करेंगे, मुझे तो पैसा चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, आपने मुझे चेक दे दिया 10,000 रुपए का, आपने कहा कि देखो भाई ये चेक 6 महीने बाद भजेगा, अब मुझे अभी पैसा चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि देखो भाई आपने जो चेक दिया अभी मेरे किस काम का है, मुझे तो कैश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं एकदम अड़ गया कि मुझे चाहिए तो कैश चाहिए और आपको देना होगा। इन कंपनियों ने सरकार से यही कहा। आप देखो, अब जब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि ये कंपनियां बॉन्ड लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको कैश चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत है, इनको पेट्रोल मंगाना है विदेशों से। तब सरकार आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई से कहती है देखो भाई आरबीआई महोदय समाधान निकालो। अब सोचो आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को बुलाती है और कहती है देखो भाई ये बॉन्ड आप ले लो। सरकार इन कंपनियों को बॉन्ड जारी करेगी, आप बैंकों से कहा, एसबीआई से, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, ये सब के सब कॉमर्शियल बैंक हैं। तो आरबीआई ने इन बैंकों से कहा कि ये बॉन्ड आप ले लो और बदले में इन कंपनी को पैसा दे दो आप। अब सोचो बैंक ने क्या कहा, हम बॉन्ड लेके क्या करेंगे, मुझे तो बिजनेस करना है
और बिजनेस तो तब होगा जब मेरे पास पैसे होंगे, कैश। क्योंकि आम जनता को उधार चाहिए, आम जनता उधार मांगने आती है। एक समस्या खड़ी हो गई। अब सोचो, बैंक भी तैयार नहीं हुआ तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करो, तुम रखो। तो एक नया कॉन्सेप्ट है एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। उसका एक निश्चित रेशियो होता है, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर। इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक बैंक एक न्यूनतम राशि अपने पास रखता है। बैंक बस वो रखेगा। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, ऑयल बॉन्ड को उसमें शामिल कर दो। आप ऑयल बॉन्ड को उसमें शामिल कर दो। अब जो आरबीआई ने इन बैंकों से कहा कि ऑयल बॉन्ड को एसएलआर में शामिल कर लो, तो एसएलआर में आपको कैश ही नहीं, सोना ऑयल बॉन्ड भी रख सकते हो आप। मान लिया जाए एसएलआर 20% है, मान लो, तो टोटल यदि बैंक 100 रुपए का बिजनेस करता है तो 20 रुपया क्या करेगा, अपने पास रखेगा, कैश के रूप में या सोने के रूप में या ऑयल बॉन्ड के रूप में। रख लिया। अब ध्यान दो, जो रखा, इन कंपनियों को पैसा मिल गया, सरकार भी खुश, बैंक भी खुश, कंपनी भी खुश। ऑयल बॉन्ड। अब सोचो आप, वो ऑयल बॉन्ड कभी भी कैश हो सकते हैं। हो सकता है एक समय ऐसा हो कि सरकार के पास पैसे आ जाए और कैश हो जाए। तो ऑयल बॉन्ड तो सरकार की लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि सरकार ने बॉन्ड जारी किया है। जब जनता के लिए, जब सरकार जनता को बॉन्ड जारी करती है तो लायबिलिटी है सरकार की कि जब जनता उसे वापस करेगी तो सरकार को पैसा देना ही होगा। तो इस सरकार ने क्या किया, इन कंपनियों को बॉन्ड जारी किया है, तो यह सरकार की लायबिलिटी है। लेकिन यह सरकार के फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखता, न तो दिखाया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अर्ध राजकोषीय व्यवहार, क्वैसी फिजिकल बिहेवियर कहा जाता है इसे। दूसरी चीज, एफसीआई बॉन्ड भी आया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम बॉन्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा, जो एफसीआई बॉन्ड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉन्ड, सरकार क्या करती है, जितनी भी एफसीआई उसको बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड, सरकार बॉन्ड जारी करती है। तो जो सरकार बॉन्ड जारी करती है उसे भी कहा जाता है क्वैसी फिजिकल बिहेवियर कहा जाता है उसे। अंत में एमएसएस बॉन्ड की बात करें, इसका पूरा नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड कहते हैं इसे। इसका पूरा नाम है मार्केट इसका नाम है बाजार स्थिरीकरण योजना। इसे कहते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना कहते हैं। इसे कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड कहा जाता है इसे। बाजार स्थिरीकरण हमसे योजना कहते हैं इसे। ध्यान दो इस बात को, यह है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात याद रखना है इस बात को कि जो यूपीएससी है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है और विकल्प को ट्विस्ट करती है। मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देखो क्वेश्चन कैसे। और जब मेरा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो मैं 10 साल के इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको। मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। बस थोड़ा सा आप मुझे फॉलो करो और देखो, आप हमेशा
ये मार्केट स्टेबलाइजेशन, हम बॉन्ड की बात करें। अंतिम जो घाटा आता है प्राइमरी, हम डेफिसिट की बात करें। प्राइमरी डेफिसिट की यदि बातें करें हम लोग, प्राथमिक घाटा, इसे कहते हैं प्राइमरी। हम डेफिसिट की बात करें, प्राथमिक घाटा होता क्या है? सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। माइनस ब्याज अदायगी, इसको कहते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ये जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है उसमें से ब्याज निकाल दो तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आएगा। ब्याज एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और सरकार क्या करती है, कितने हजार करोड़ रुपया ब्याज चुकाती है वो। हम इसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। अंत में आया मौद्रिकृत घाटा। मौद्रीकृत, हम घाटा की बात करें। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? सरकार जब आरबीआई सुधार लेती है ना, उसे कहते हैं मौद्रिकृत घाटा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो मौद्रिकृत घाटा का मतलब क्या होता है? सरकार जो भी बैंकों से या आरबीआई सुधार लेती है, बैंक से या आरबीआई से, उसे कहा जाता है मौद्रिकृत घाटा। ये सारे घाटे हैं। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ डेफिसिट, हम फाइनेंसिंग की बात करेंगे। अंत में फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करेंगे, हम टैक्स की बात करेंगे। उसके बाद सीधे आएंगे हम लोग मुद्रा बाजार पर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं प्रश्नों को कैसे उठाता हूं, प्रश्नों को देखो आप, विकल्प क्या है और कहां से गलतियां हो गई। मैं बार बार कि पिछली जो 2020 का प्री का पेपर हुआ, मैंने जो क्लास लिया था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के 20-21 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें 17 क्वेश्चन सीधे उस क्लास से पूछा गया है। लाइन से वो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है। कहीं मेरा यदि पिछला वीडियो आपको दिख जाए इकोनॉमिक्स का, तब देखना है आप। कहता हूं यदि वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आप। और सब्सक्रिप्शन को यदि परचेज करते हो और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। शेष बातें अगले क्लास में। थैंक यू।